Hello and welcome back everyone to our channel The Absolute Chemistry. I am Abhishek. तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा चैनल का जो 10th लेक्चर है. इट्स अ वेरी स्मॉल माइलस्टोन बट वेरी मोटिवेटिंग वन एज वेल. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है. देखो, हमने जो लास्ट जो 2 चैप्टर थे हमने उसको ख़त्म कर लिया था. पहला जो टॉपिक था हमारा केमिकल रिएक्शंस, फिर हमने एसिड बेस सॉल्ट को ख़त्म कर लिया था. और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा जो 3rd चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आज का जो लेक्चर होगा स्पेशली वो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा स्टोरी टेलिंग सेशन जैसे होगा कि हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास होगा और थोड़ा सा हमें बहुत सारे, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा कि बहुत सारे मेटल्स को आप जानोगे, उसके कुछ पिकुलियर प्रॉपर्टीज आप जानोगे, बहुत सारे नॉन मेटल्स को भी आप जानोगे. तो ये थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा और कुछ कुछ समझने वाली भी बात है, तो थोड़ा ध्यान से देखना. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं. देखो आप जब क्लास 9 में तुमको एलिमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट एलिमेंट्स. ठीक है, जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पीरियडिक टेबल में भी जितने एलिमेंट्स होते हैं, आज तक हमने जितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव डिस्कवर्ड, द नंबर इज 118. ओके, 118 एलिमेंट्स वी हैव डिस्कवर्ड टिल नाउ. बिफोर 2016 December, the number was 114. After December 16, we discovered 4 more elements and the number became 118. ये just an information, nothing to remember. पीरियडिक टेबल में ये सब मैं दूसरी बार बोलूँगा. अच्छा देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मोस्टली ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम अगर क्लासीफाई करेंगे, पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ, वो इस टॉपिक से कोई रिलेट उसका है नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अगर मैं सोर्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसलिए अगर मैं सोर्स के बेसिस में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करूँगा, देन we can classify it into 2 types. First one is, if the source is nature, we get the elements from natural source, then that element will be called as natural elements. Okay, those elements are called natural elements. But if we produce that element in artificial condition or in a laboratory, then those elements will be called as synthetic elements. Okay, those elements will be called as synthetic elements. I have to tell few points about synthetic elements. कौन कौन से एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा आप याद रखना कि जो एटॉमिक नंबर जिसको आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 95 से ज़्यादा होगा, जिनका एटॉमिक नंबर 95 से ज़्यादा होता है, 95 किसका होता है पता है? 95 होता है यूरेनियम का. एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज 95. तो यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं, जो 118 एलिमेंट्स हैं, 95 के बाद जितने एलिमेंट्स भी आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. ओके, उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. वो यूरेनियम के बाद जो भी आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक. यूरेनियम के बाद सारे के सारे एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं. ये सारे जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सिंथेटिक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल होता है. जैसे कि कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज एमेरिशियम, एक बोलते हैं उसको एमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, CF स्मॉल f, रदरफोर्डियम, देन बोरियम, आइंस्टाइनियम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यू कैन चेक इन द पीरियडिक टेबल. जब हम पीरियडिक टेबल आप देखोगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आप 95 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं. वो नेचुरल कंडीशन में उसको हम प्रोक्योर नहीं करते, उसको हमें लैब में डिफरेंट तरह के मेथड से हम उसको बनाते हैं. ठीक है, तो ये था सोर्स के बेसिस में. ये तो मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोला, आपके बुक में तो ये नहीं है. हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हम उनका कोई प्रॉपर्टी अगर स्टडी करेंगे, दैट प्रॉपर्टी में भी फिजिकल में भी केमिकल. 2 ही तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, या तो फिजिकल या तो केमिकल.
तो एक जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ हर एलिमेंट्स में, बहुत सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो उसी हिसाब से हम जो क्लास हमने देखा मेनली दो तरह के कैटेगरी में हम उसको डिवाइड किए। पहला जो कैटेगरी था एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, उस कैटेगरी का नाम हमने मेटल्स रखा और बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आए। और हमने एक और कैटेगरी बनाया जो कि है नॉन मेटल्स, उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। और एक तीसरा कैटेगरी भी हम लोग देखते हैं जो कि हम उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं और उनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, उनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम पीरियडिक टेबल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपको अभी ज़रूरत है नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगा। लेकिन ये जो मेटलॉइड्स क्या होते हैं ना, देखो हम एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, या तो वो इस कैटेगरी में आते हैं या तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बहुत कम, वही कोई 7-8 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि ना मेटल्स के जो प्रॉपर्टी हमें मिला उसको मैच किए, ना तो नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी के साथ मैच किए। वो ऐसा हुआ कि इंटरमीडिएट सा कुछ बना कि कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी को उन्होंने रखा था और कुछ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी भी उनमें पाए गए, या फिर कुछ ज़्यादा नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी थे लेकिन कुछ मेटलिक प्रॉपर्टीज़ भी उनमें मिला। तो उन जैसे कैटेगरी को, जिसको आप कोई मतलब ऐसा कोई पूरा परफेक्टली आप नहीं बोल सकते कि ये पूरा का पूरा मेटल्स के जितने प्रॉपर्टीज़ थे उसके साथ इसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के नहीं थे, या ना ही नॉन मेटल्स के थे। इनके जितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनमें से कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये नॉन मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और किस तरह से वो हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा वाला एलिमेंट मेटल्स में जाएगा, कौन सा वाला एलिमेंट नॉन मेटल्स में जाएगा, और कहाँ पर हमें थोड़ा क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम भी अराइज होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे और हम लोग पहले मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसमें पहला जो प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे वो है लस्टर। देखो लस्टर का मतलब है शाइन। इसको आप बहुत कॉमन जो मेटल्स हम घर में यूज़ करते हैं, या तो आपने देखा होगा गोल्ड तो सबके घर में होता है, सिल्वर भी सबके घर में होता है, एल्यूमिनियम वगैरह सबके घर में होता है, स्टील भी हम लोग जो पैन वगैरह यूज़ करते हैं स्टील भी होता है। अब सबको पता है कि जो मेटल का जो सरफेस होता है दैट हैज़ अ शाइनिंग नेचर, वो थोड़ा सा शाइन करता है। ये आपको थोड़ा आइडिया है, आप खुद देखे हो। ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कि मोस्टली आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसको थोड़ा एग्रीगेट करके एक तरह पे, एक ही जगह पे हम बस देखेंगे। आप गोल्ड आपने देखा है, सिल्वर आपने देखा है, एल्यूमिनियम को देखा है, स्टील को देखा है, ये सब मेटल्स हैं। उनका सरफेस थोड़ा सा मतलब शाइन करता है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ हमको थोड़ा सा मैं बताऊँगा। मैंने पहले टॉपिक में भी, जो पहला चैप्टर हमारा था उसमें हमने रस्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था, कोरोजन के बारे में हमने पढ़ा था। कोरोजन में हमने देखा था कि आयरन में कैसे रस्ट लगता है, वैसे भी कॉपर में किस तरह से ग्रीनिश कलर का एक मतलब उसमें भी कैसे कलर कन्वर्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से, हम इस टॉपिक में कोरोजन को भी अच्छे से देखेंगे, वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक कैसे, एटमॉस्फेयर से या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर या तो हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो गैसेस वगैरह होते हैं, एसिड वगैरह होते हैं उसके साथ, या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो हमारे जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, उसके साथ रिएक्ट करके मेटल किस तरह से कोरोइड हो जाता है। मतलब कि कोई या तो कोई मेटल जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो रस्ट में कन्वर्ट हो गया था, उस तरह के बाकी मेटल्स भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो रस्ट होता है वो उसका बाहर वाला सरफेस में होता है, लेकिन अंदर वाले सरफेस में तो नहीं होगा ना, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो गया बाहर वाला सरफेस, अंदर वाला सरफेस एज इट इज़ रहेगा। आप क्या करेंगे, हम अगर उस शाइनी सरफेस को लाना है तो हम उसको पॉलिश करते हैं। आप जानते हो जो भी ज्वेलरी वगैरह होते हैं, अब जनरली तो गोल्ड में तो ऐसा रस्ट वगैरह होता नहीं है, सिल्वर में भी बहुत रेयरली होता है, लेकिन जो हमारे
बर्तन वगैरह होते हैं, जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, उसको कभी कभी पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है। इवन ज्वेलरीज को भी पॉलिश किया जाता है क्योंकि इसी रस्ट के वजह से। तो पॉलिश में क्या करते हैं हम, नॉर्मल जो आयरन वगैरह होता है उसका अगर रस्ट होता है तो आप उसको सैंड पेपर से हम उसको रब करते थे। इवन हमने जो मैग्नीशियम रिबन को मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, वहाँ पर भी हमने जो उसको भी सैंड पेपर में हमने रब करके क्लीन किया था, बिकॉज मैग्नीशियम उसके अंदर था। तो ये जो लॉइस्चर वाला था पार्ट है ना, इसका मतलब है कि शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप इसको आंखों से देख सकते हो, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है शाइनी सरफेस, इसको हम इसलिए हम बोलते हैं। तो सारे के सारे मेटल्स, ऑल द मेटल्स दे शो लॉइस्चर, द प्रॉपर्टी में वो लॉइस्चर शो करेंगे, ऑल द मेटल्स। तो ये उनका एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, हार्डनेस। हार्डनेस देखो, अगर मेटल्स की बात करो आप, ये मुझे कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं। आप आयरन को देखे हो, आप एल्यूमिनियम को देखे हो, आपके घर में भर भर के होता है, आप जानते हो कि दे आर हार्ड इन नेचर। आप उसको अगर आयरन को कहीं पर मारोगे तो वो इतना जल्दी उसका स्ट्रक्चर चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा ना। दे आर एक्चुअली हार्ड इन नेचर। या कोई आप कोई मतलब ऐसे कोई नाइफ लेके आप आयरन को काटोगे, नहीं कटेगा ना। उसके लिए डिफरेंट मतलब आपको बहुत हैवी जो इक्विपमेंट्स होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ऐसा क्यों होता है? या फिर मेटल्स में हाई डेंसिटी भी होता है, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। मेटल्स का जो प्रॉपर्टी होता है, और एक प्रॉपर्टी इसके साथ हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे। यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, हाई डेंसिटी। मेटल्स हाई डेंसिटी भी शो करते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि हार्डनेस की तरह थोड़ा सा इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हुआ, तो उसको एक साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप जब 11 में जाओगे, आप स्टेट्स ऑफ मैटर देखोगे, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने देखा भी होगा थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर को, लेकिन उसको डिटेल तो नहीं पढ़े हो, बस जानते हो कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जब आप लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, या फिर मेटलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, तब आप देखोगे मेटल्स किस तरह से बहुत क्लोजली पैक होके रहते हैं। उसके जो मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली वो लोग मतलब अटैच होके रहते हैं। तो इसलिए उनमें जो ये जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और उसी कंडीशन के लिए उनका जो हार्डनेस भी हो वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मेटल भी है हार्डनेस में। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, वेरी फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। मैं यहाँ पर, आप इन एक्सेप्शंस को थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपको इस ये वाला हार्डनेस आपको पता है, इसके बारे में आपको आइडिया है, लेकिन ये एक्सेप्शन मुझे बताना है आपको, यही मेरा काम है। जैसे कि मैं बताऊंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स है ना, ये थोड़े से मतलब कि सॉफ्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा बताता हूँ कि किस तरह के सॉफ्ट है। सोडियम, सोडियम मेटल को हम लोग चलो थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। देखो, आप जो 11 में जाओगे तो आप सोडियम के साथ आपको थोड़ा काम करने को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज सोडियम जब एटमॉस्फेयर पे आता है या पानी में आता है, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा, सोडियम को पानी में डालोगे वो इमीडिएटली ब्लास्ट की तरह वो एक्सप्लोजन करेगा। तो इसलिए सोडियम को जब हम लैब में जब यूज़ करने के लिए ना, उसको स्टोर करते हैं केरोसिन में, केरोसिन ऑयल में उसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो जब सोडियम मेटल होता है ना, जब उसके साथ कोई काम होता है, हम क्या करते हैं, वो इस तरह से केरोसिन में स्टोर होता है, उसको हम एक नाइफ लेते हैं और उसको पूरा आराम से तुम उसको बस हम उससे काटते हैं, और वो छोटा छोटा पीस में आराम से आप नाइफ से सोडियम को काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है। और फिर हम उसको लेते हैं टिश्यू, जो हमारा जो फिल्टर पेपर होता है उसमें थोड़ा सा उसको ड्राई करते हैं, और जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट करना होता है हम वहाँ पर करते हैं। तो सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से ही काट लेते हैं। बड़ा सा कोई इतना सा पीस होगा, छोटा छोटा पीस, ज़्यादा थोड़ी बड़ा होगा, इतना सा पीस होगा, लेकिन हमें पूरा छोटा सा कुछ चाहिए होगा तो हम उसको नाइफ से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से लिथियम भी एक सॉफ्ट मेटल होता है, पोटेशियम भी एक सॉफ्ट मेटल होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो ये उसका एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शंस मुझे बताने हैं, आपको हार्डनेस पता है, आपको बाकी सब पता है, एक्सेप्शंस ही मुझे बताना है आपको। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी चलो हम लोग देखते हैं, फोर्थ वन विल बी मैलेबल। मैलेबल और मैलेबिलिटी। देखो, मैलेबिलिटी में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टू फॉर्म थिन शीट्स।
अब सबने जो हमारा जो काजू कतली होता है, आपने सबने तो खाया होगा काजू कतली, जो मिठाई होता है, या फिर कालाकंद वगैरह खाए तो होगे। तो उसमें क्या होता है, आप देखे होगे कि उसके ऊपर एक सिल्वर का एक बहुत थिन सा एक लेयर का एक शीट बिछा हुआ होता है, सिल्वर का वो होता है। इवन गोल्ड में भी कुछ तरह कुछ जगहों पे गोल्ड में भी उसको करते हैं, लेकिन वो तो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सिल्वर बहुत कॉमन है। तो आप देखो कि मेटल को आप इतना, मतलब इतना थिन होता है कि आप उसको खा सकते हो। आप ऐसे कोई सिल्वर को नहीं खा सकते हो, लेकिन आप इतना वो थिन उसको किया जाता है, मतलब कितना कम क्वांटिटी का सिल्वर होगा वो, तो कितना .00000 मतलब 0.0001 ग्राम के आसपास, वो थोड़ा सा ही मतलब होगा, वो 1 ग्राम से बहुत ही कम होता है वो सिल्वर। उसको इतना थीन बनाकर उसको इतना साइज का पूरा इस तरह से उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है, उस मेटल को, इसीलिए सारे जो मेटल्स होते हैं ना, वो इस मैलेबिलिटी को शो करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटल का मैलेबिलिटी। सो ऑल द मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर, ऑल द मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर। आप और भी देखे हो, सपोज आयरन शीट्स तो आप देखे ही होंगे, एल्यूमिनियम शीट्स भी बनते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम प्लांट वगैरह के आसपास देखोगे, या फिर आप नेट में सर्च कर सकते हो एल्यूमिनियम के शीट्स किस तरह से बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना, दे शो मैलेबिलिटी, मतलब कि उनको आप प्रेशर अप्लाई करके उनको आप थोड़ा सा हैमर से भी कर सकते हो। यू कैन फॉर्म थिन शीट्स, ठीक है, पूरा उसको पतला शीट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपको खुद पता है। और एक जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है, इसका एक ही सेम तरह का प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है क्या, टू फॉर्म थिन वायर। देखो ये प्रॉपर्टीज को ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, मैं बस आपको थोड़ा सा स्टोरी की तरह बस आपको बोल रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, यहाँ से भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो अभी डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि टू फॉर्म थिन वायर। हम लोग जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं, आप जानते हो वो कितना थिन वायर्स होता है। लाइक अगर आप ईयरकड वगैरह का कोई वायर को आप निकाल के देखोगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। वो या तो कॉपर का होता है या तो एल्यूमिनियम का होता है, मोस्टली यही दो तो हम यूज़ करते हैं ना। और या फिर आप अगर ज्वेलरी की वगैरह देखोगे, उसमें जो बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, आप देखोगे कि उसको बहुत पतला गोल्ड का वायर सब बना होता है और उससे उसको डिज़ाइन किया जाता है। मतलब मेटल का जो डक्टाइल नेचर इतना ज़्यादा होता है ना, आपको मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जान जाओगे। हमारा जो गोल्ड होता है ना, उसको अगर तुम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लोगे, उसको अगर तुम वायर फॉर्म करोगे, तो यू कैन फॉर्म a wire up to 2 kilometers long from 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ओनली 1 ग्राम। 1 ग्राम गोल्ड से तुम 2 किलोमीटर लंबा तुम वायर बना सकते हो। इतना पतला, इतना थिन तुम उसको बना सकते हो, वो टूटेगा नहीं, इतना थिन तुम बना सकते हो। उस नेचर को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। देखो कंफ्यूज मत होना मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बीच। मैलेबिलिटी है कि उससे हम शीट बनाएंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैलेबिलिटी का मतलब कि शीट बनाओ, जो हमारा जो मिठाई, थोड़ा याद करना कि किस तरह से उसके ऊपर जो सिल्वर फॉयल हम डालते हैं, वो होता है उसका मैलेबल नेचर। और जो हमारा जो गोल्ड का जो, या फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो वायर सब यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो पतला पतला वायर होता है ना, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। उस वो मेटल इज डक्टाइल इन नेचर, उसको हम वायर के फॉर्म में भी उसको बहुत लंबा कर सकते हैं। तो ये भी कुछ प्रॉपर्टीज थे, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चलो देखते हैं, कितना नंबर था मुझे याद नहीं, चलो मैं 6 नंबर उसको डाल देता हूँ। दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पहले हीट की बात करते हैं, ठीक है। देखो सबको बिरयानी पसंद है, तो जब बिरयानी बनता है, आप कभी देखे होंगे अगर घर में कभी बिरयानी बनाते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में अगर आप देखे हो जहाँ पे ओपन किचन होता है,
वहाँ पर जब बिरयानी को पकाते हैं ना, जब उस पर दम लगाते हैं ना, तो उसको सील करते हैं। फिर उसको कैसे दम लगाते हैं, पहले एक बड़ा सा एक पैन होता है, वो गैस पे बैठता है, उसके ऊपर ये जो बर्तन होता है, जो बिरयानी का जो बर्तन होता है, उस पैन के ऊपर वो बिठाते हैं। वो उसको डायरेक्ट हीट पे नहीं बिठाते, वो उसको पैन के ऊपर बिठाते हैं। ठीक है, ये तो आप देखे होंगे, बिरयानी तो सब खाते हैं, या फिर ये तो लॉकडाउन में तो बहुत लोगों ने बिरयानी बनाया था। तो उसको जो दम लगाते हैं, तो उसको पैन पे बिठाते हैं, उसके ऊपर वो बर्तन बिठाते हैं, उसको डायरेक्टली हीट पे नहीं बिठाते। लेकिन फिर भी बिरयानी पक जाती है, फिर भी तो बिरयानी पकता है ना। तो डेफिनेटली वो जो पैन होगा, अगर वो पैन इंसुलेटिंग नेचर का होता है कि नहीं, वो हीट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो हीट नहीं देता आपका जो दूसरा वाला बर्तन है, या फिर जो बर्तन में आप बिरयानी बिठाए थे वो अगर हीट लेता ही नहीं, तो क्या आपका बिरयानी पकता नहीं। तो दोनों के दोनों जो बर्तन थे, एक तो पैन और आपका जो बिरयानी जिसमें आप बिठाए थे, वो दोनों अगर हीट को कंडक्ट करेंगे, तभी आप उसको बोल सकते हो कि वो मतलब कि हीट उसमें पास करेगा। तो उसमें क्या करोगे, दे बोथ हैव टू बी कंडक्टर ऑफ हीट। अगर नहीं होगा, कोई एक कंडक्टर हीट कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमारा बिरयानी कच्चा रह जाता। और एक बहुत आप देखोगे पैन, जब आप अगर सपोज चाय वगैरह बनाते हो, बहुत बार ऐसे लोगों का होता है कि ऐसे बिठा देते हैं, जो हमारा जो सॉसपैन होता है उसको बिठा देते हैं, उसमें चाय बनाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसका जो हैंडल होता है, अगर उसमें कोई रबर का या वो तो दिया होता है, अगर वो सपोज निकल गया है, लोग ऐसे ही मतलब नॉर्मल हाथ से उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर उनका हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने तो हीट तो वहाँ दिया ना, उसको जो हैंडल पे हीट कैसे आया, इतना दूर हीट कैसे आया? क्योंकि जो मेटल से वो बना होता है वो हीट को कंडक्ट करता है, सो दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और एक आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल था, क्या कुछ नहीं था, नॉर्मल सा एग्जाम्पल था कि आप एक एल्यूमिनियम का रॉड लिए हो, आप एक एंड पे थोड़ा सा वैक्स लगाए हो, और वो तो जैसा का वैसा रहा। आप दूसरे एंड पे थोड़ा सा आप हीट दे रहे हो, इस एंड पे वैक्स लगाए, इस एंड पे आप हीट दे रहे हो। तो आप देखोगे यहाँ पर जब कुछ देर जाएगा, तो देखोगे आप वैक्स अपने आप मेल्ट होगा और वो गिरने लगेगा। वो जो मेल्ट होकर वो गिर जाता है, उस तरह से होगा। तो हमने तो हीट इस एंड पे दिया, इस एंड पे वैक्स को गर्मी कहाँ से मिली? तो डेफिनेटली ये जो हीट मतलब जो हीट हम दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कंडक्ट हो रहा है उस मेटल के सर बॉडी में। तो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है उनका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर हीट की बात करेंगे, कंडक्ट करने की बात करेंगे, तो सबसे जो बेस्ट कंडक्ट, देखो फिर कंडक्टिविटी मैटर डिपेंड करता है, वेरी करता है। ऐसा नहीं कि हर एक मेटल सेम अमाउंट ऑफ मतलब उतना एफिशिएंटली वो हीट को कंडक्ट करे, ऐसा भी नहीं होता। उनमें भी वेरी करता है किस तरह से वो हीट को कंडक्ट करें। जो कि हमारा बेस्ट जो होता है ना, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है हमारा, जो बेस्ट कंडक्टर हीट हमारा था, वो था सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट दैट इज सिल्वर। जो सेकंड बेस्ट था हमारा, मतलब है, वो है कॉपर। फिर उसके बाद जो थर्ड का नंबर आएगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो हमारा जो यूटेंसिल वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, जो खाना वाना पकाने के लिए जो बर्तन बनाते हैं, वो या तो कॉपर का होता है या तो एल्यूमिनियम का। तो मोस्टली तो हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। क्यों? अब सिल्वर के बर्तन में कौन पकाएगा, इतना महंगा होता है वो, तो सिल्वर को थोड़ी ना बर्तन बना के उसमें पका सकते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉपर को भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं लोग, आजकल तो कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत करते थे, आजकल मोस्टली एल्यूमिनियम को ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अच्छे से हीट को कंडक्ट करते हैं, जल्दी खाना पकेगा ना। आप ऐसा कोई मेटल से बना दो जिसमें हीट बहुत ही लेट से जाएगा, तो खाना आप बनाते रहो, तो बिरयानी आपका 2 घंटा में मतलब 1 घंटा में रेडी हो जाता है, वो आपको 10 घंटे लगेगा, उसमें बनेगा ही नहीं, वो पकेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं पकाने के लिए। तो सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन बहुत उसका फिर प्रैक्टिकलिटी भी आ जाता है ना कि प्राइस इतना ज़्यादा है, उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर को हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली तो एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। और जो सबसे मतलब ख़राब कंडक्ट करते हैं ना, पुअर कंडक्टर,
उनमें से एक तो है लेड और एक है मर्क्यूरी। ये दोनों बहुत ही मतलब मेटल के नाम पे ये लोग धब्बा, ये दोनों धब्बा है, लेड एंड मर्क्यूरी। वो हीट को इतना अच्छा एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं करते, करते हैं लेकिन बहुत एफिशिएंटली करते ही नहीं है, क्योंकि इनका देखो, इनका मेनली क्या होता है ना, हीट को कंडक्ट करने के लिए भी उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये आप उनको जितना ज़्यादा अगर हीट, कब बोलोगे कि कोई थोड़ा ज़्यादा हीट मतलब कंडक्ट करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़ा सा हीट देते ही वो मेल्ट ही हो जाएगा, वो कंडक्ट क्या करेगा। अब तो मर्क्यूरी का आप खुद जानते हो कि वो नॉर्मल, उसका फिजिकल स्टेट ही लिक्विड है, वो क्या ही कंडक्ट करेगा, वो तो आप थोड़ा सा हीट दोगे वो वेपर हो जाएगा। तो जो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक टिकेगा, ज़्यादा हीट को पहले वो खुद ले पाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंडक्टर बनेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि होगा मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेटल्स का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग चलो डिस्कस करेंगे, वो होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आयरन की बात हम लोग करेंगे। सपोज आयरन का अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, दैट इज़ अराउंड, मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया है, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, तो थोड़ा सा मैंने कलेक्ट किया था, मैं आपको देख के बता रहा हूँ। आयरन का होगा इतना, फिर और एक होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का अगर मैं बताऊँ आपको, वो था कुछ 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि हमें एक्सेप्शंस जानना है, क्योंकि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो तो ज़्यादा होते ही हैं, हमें यहाँ पर एक्सेप्शंस को ही देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक्सेप्शंस में मैं आपको बता रहा हूँ, वही जो तीन जो एक्सेप्शंस मैंने बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी बात हमने, सॉरी लिथियम नहीं, मैं लेड की बात करेंगे यहाँ पर, सॉरी लेड की बात करेंगे। ये जो तीन होते हैं ना, ये मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बहुत कम होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, और सोडियम का जो होगा वो था 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हो गया पोटेशियम, वो था 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दो मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि आप अगर उनको आपके हाथ में लोगे ना, वो मेल्ट हो जाएंगे, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर में भी वो मेल्ट हो जाएंगे। वो इतना मतलब उनका कम होता है टेम्परेचर, जो जिसमें दो ही है। एक तो है गैलियम, गैलियम जिसको Ga उसका फॉर्म, सॉरी जो उसका जो सिंबल होता है उसका होता है 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड, या 29.76 होता है, तो 29.8। और एक होता है सीसियम, सीसियम उसका होता है 28.4। ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, इनको आपको कोई याद रखने की किसी को ज़रूरत है नहीं, किसी को भी ज़रूरत नहीं। मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन को आप समझो कि किस तरह से ये इतना कम होता है। आप आयरन का देखो, वो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, 1540 के आसपास आप उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सेंटीग्रेड में। आप मतलब सोचो कितना हाई टेम्परेचर होता है। उस तरह से कोबाल्ट को आप देखो 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आप लेड के आओगे तो बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब जो गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पर 327.5, उससे फिर सोडियम का आओ वो तो और भी कम हो जाता है 97.8, पोटेशियम के पास हो वो 63.5, और ये जो गैलियम और सीसियम है ये तो आपके हाथ में ले लो, आपके बॉडी टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाएंगे। ये होता है 29.8, इसका होता है 28.4। तो ये होता है ये एक्सेप्शंस। आप थोड़े से इनको याद रखना कि कौन कौन किस किस का कम होता है। वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये मुझे भी याद नहीं है, किसी और को भी याद नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। ये इनका मैनुअल होता है, मैनुअल से आप देख के जानते हो कि, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, हर एलिमेंट का कोई ना कोई वैल्यू होता है, उसको आप तो याद नहीं रखोगे ना, वो हमारे पास मैनुअल होता है, उससे हम चेक करते हैं हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। वो सब आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप देखो कि ये जो मेटल्स होते हैं इन, बस उनका नाम याद रखना है कि कौन कौन से मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये दो तीन का थोड़ा याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे और भी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 नंबर उसका, वो होगा गुड कंडक्टर ऑफ
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने हीट तो देख लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। देखो इसके लिए हम एनसीईआरटी में हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है, कुछ नहीं है उस सेटअप में, बहुत ईजी सा सेटअप है, यही है। आप एक बैटरी आप ले लो, ठीक है, एक बैटरी है, आप उसको इस तरह से कनेक्ट करो, यहाँ पर एक बॉल लगा दो, यहाँ पर ऐसे छोड़ दो उसको, यहाँ पर एक क्लैंप लगा दो, यहाँ पर एक क्लैंप लगा दो। इसको सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ है, वो बोल रहा है या तो आप एक आयरन का कोई रॉड ले लो, या कोई वायर ले लो, एल्यूमिनियम का कोई ले लो, कॉपर का ले लो, जो मेटल्स आपको नोन है, हर किसी को आप यहाँ पर लगाओ, मतलब इस एंड और इस एंड पे आप जॉइंट करो, ठीक है, सर्किट कंप्लीट करो इसका। मतलब हमारा मकसद ये है कि हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था तो हम मेटल के जो वायर होता है या रॉड होता है उससे सर्किट कंप्लीट करेंगे। और वो बोल रहा है फिर क्या होगा, चेंज क्या होगा, कुछ नहीं, बॉल जलेगा, ये कोई बोलने की बात है। तो ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमें इस, आपको पता है कंडक्ट करते हैं, हमें इसके थोड़ा आगे पढ़ना है कि क्यों कंडक्ट करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, और क्या सब सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये सब हमें देखना है। तो पहले चलो हम देखते हैं कि क्यों कंडक्ट करते हैं, ऐसा क्या होता है मेटल्स में कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखो सपोज ये एक मेटल है, पीस ऑफ मेटल समझ लो, शीट ऑफ मेटल समझ लो, जो समझना है समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरह से हमने करंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट सोर्स के साथ इसको हमने कनेक्ट किया है। सपोज ये हमारा नेगेटिव एंड था, ये हमारा पॉजिटिव एंड था। हमेशा याद रखना मेटल्स के अंदर ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि जो उनके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी तो आप ये सब नहीं समझोगे लेकिन मैं आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इतना समझो कि वो मेटल्स का जो सरफेस होता है ना उस पर ज़्यादातर वो रहते हैं, दे कैन मूव, वो कोई किसी के साथ वो बाउंड होके नहीं रहते, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, बस इतना अभी उनके बारे में जानो। तो क्या होगा, ये सब मतलब मूव करने के लिए रेडी होते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव एंड के साथ आप कंडक्ट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये डेफिनेटली अट्रैक्ट किस चार्ज से होगा, पॉजिटिव चार्ज से होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज से होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड पे मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड पे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसीलिए ही होता है। और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिसिटी को, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम लोग बोलते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ये फिजिक्स की बातें हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें ये आप पढ़ोगे। लेकिन आप, मैं बस आपको इतना समझा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल सरफेस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, जब आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव एंड में दिखाओगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होकर चलेगा, तो उसका मूव किस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ही, फिजिक्स में आप इसको देखोगे, ये मेरा काम तो है नहीं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब इतना बता दिया है तो थोड़ा और बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन होता है तो बाकी जो प्लेस होता है ना उसमें इस तरह से आप पॉजिटिव चार्जेस, हम इसको इमेजिन करते हैं कि बाकी जो स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ के वो वहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं कर्नेल। ये 11th की बातें हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि कर्नेल तो क्या होता है। देखो जब इस मेटल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस मेटल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा पता है, जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ा दोगे इस मेटल का, तो ये जो पॉजिटिव एंड्स होते हैं जिनको हम कर्नेल्स बोलते हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, उनका वाइब्रेशन थोड़ा इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेट करेंगे। तो जो वाइब्रेट करेंगे क्या होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को थोड़ा हिंडर करेंगे, मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसको थोड़ा डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये जो कॉर्नल्स है या फिर जो पॉजिटिव एंड है उनका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जो वाइब्रेशन बढ़ेगा वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन को स्मूथली फ्लो करना नहीं देंगे, वो खुद एक तरह से हिंड्रेंस बन जाएंगे, उनका वाइब्रेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन को उस तरह से मतलब रोक लेंगे। तो फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो जिस तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा किसी मेटल सरफेस, किसी मेटल का सरफेस हो या जो भी हो, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज करेगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में और हम लोग थोड़ा देखेंगे कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। जो हीट का कंडक्टर था वही होगा, कॉपर सबसे ज़्यादा है बेस्ट, सॉरी कॉपर बोल रहा है यार, सिल्वर इज आर बेस्ट, देन आएगा हमारा कॉपर, देन आएगा गोल्ड, देन आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर कॉपर गोल्ड एल्यूमिनियम, सिल्वर कॉपर गोल्ड एल्यूमिनियम इस ऑर्डर में होता है। हम ना तो सिल्वर को यूज़ कर पाते हैं वायर्स में, ना ही गोल्ड को यूज़ कर पाते हैं, इतना तो हम अमीर है नहीं। हम किसको यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। कॉपर थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है तो हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं, मोस्टली कॉपर को यूज़ किया जाता है, और एल्यूमिनियम को भी आजकल यूज़ ही करते हैं। तो ये होता है उसका ऑर्डर, सबसे ज़्यादा सिल्वर कंडक्ट करता है, उसके बाद कॉपर कंडक्ट करता है, उसके बाद गोल्ड कंडक्ट करता है, उसके बाद एल्यूमिनियम कंडक्ट करता है। तो हम लोग तो कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको पूछे कि क्यों गोल्ड और सिल्वर को नहीं करोगे, इतना पैसा थोड़ी ना है हमारे पास। तो ये था मतलब कंडक्टर का ये था जो हमारा टेक्निक। और एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो गुड अच्छे कंडक्टर्स थे, अच्छे कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको यहाँ पर एक मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, जो हमारा इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब्स होते हैं, आप इनको जानते हो, जो पहले हम लोग घर में यूज़ करते थे, जो अभी तो ओलेड वगैरह मतलब एलईडी वगैरह, एलसीडी वगैरह, जो हमारा सीएफएल वगैरह सब आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था ना, ऐसे जो येलो कलर का लाइट जो प्रोवाइड करता, जो देता था, जो बॉल आप सबने देखा होगा, 10 रुपये का आता है वो बॉल, उन जैसे बॉल्स को हम बोलते हैं इनकैंडेसेंट बॉल्स। वो फॉलो करते हैं कौन सा प्रिंसिपल, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इनकैंडिसेंस। और इसका मतलब क्या है पता है, इनकैंडिसेंस का मतलब, इसका मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ लाइट ड्यू टू हीट। मतलब कि आप किसी चीज को हीट करो और वो आपको लाइट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप जानते हो कि आप अगर आयरन रॉड को आप बहुत टाइम तक आप उसको हीट करोगे, बहुत ज़्यादा उसको हीट कर दिए, तो आप जानते हो कि वो कुछ देर बाद वो रेड हॉट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हो वो रेड हॉट आयरन में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर एक रेड कलर का कोई एक लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो तो बहुत ही कम लाइट होता है ना, उसको थोड़ी हम दिखा के उतना ज़्यादा लाइट होता है। तो इस इनकैंडेसेंट बॉल्ब में हम लोग यूज़ करते हैं किसको, हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन को। हमारा एक मेटल होता है टंगस्टन, हम उसको यूज़ करते हैं, टंगस्टन को यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल होता है W। इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा पुअर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब अराउंड 4000 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। तो ये किस तरह से वर्क करता है, जब हम लोग जब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये थोड़ा ख़राब कंडक्ट करता है। ये हीट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको वो एब्जॉर्व करता रहता है, उसको वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो उसको एब्जॉर्व करेगा। तो क्या करेगा, ज़्यादा हीट को जब वो एब्जॉर्व करेगा तो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और फिर वो लाइट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से हम इसको, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं ना, उनका जो फिलामेंट्स होता है वो इसीलिए उसको टंगस्टन से बनाया जाता है, बिकॉज टंगस्टन का प्रॉपर्टी बस यही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, मेल्ट नहीं होगा, और हाई रेजिस्टेंस जब होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देगा, वो अपने अंदर रख लेगा और खुद उसको हीट, मतलब अपने आप को हीट करने के लिए, अपने आप को हीट अप करने के लिए वो उसको यूज़ करेगा। तो इसीलिए
जो हमारा जो टंगस्टन होता है उसको हम इनकैंडेसेंट बॉल्स में यूज़ करते हैं। तो अब 2-3 प्रॉपर्टीज रह गए, बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। पहला होता है सोरोनिसिटी। सोरोनिसिटी मतलब क्या होता है? जब आप किसी हार्ड मेटल को किसी हार्ड चीज से स्ट्राइक करोगे, इट प्रोड्यूसेस साउंड। दिस इज इट प्रोड्यूसेस साउंड। आप जानते हो, अगर आप रेलवे ट्रैक में कान लगा के बैठते हो, उसमें थोड़ा सा कॉइन को आप हीट करोगे, बहुत दूर से वो सुनाई देता है। वो तो मतलब साउंड को भी कंडक्ट तो करता ही है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह यूज़ करते हैं, वो इसी पे तो होता है ना कि बिकॉज मेटल्स आर सोरोनस इन नेचर। मेटल्स आर सोरोनस इन नेचर मतलब कि उसको आप किसी हार्ड चीज़ से स्ट्राइक करोगे, इट विल प्रोड्यूस साउंड। ये सब कुछ मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बोलने के लिए बोलना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टी है अपना, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा वेट वगैरह या बहुत ज़्यादा लोड ये लोग मतलब कि हाई लोड बियरिंग कैपेबिलिटी, हाई लोड बियरिंग कैपेबिलिटी। आप जानते हो जो हमारे घर वगैरह बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, जब छत वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम लोग आयरन जो स्टील का जो रॉड होता है उसको यूज़ करते हैं। उस तरह से कोई चेन वगैरह बनाना होता है जो ज़्यादा लोड अगर उठाना है तो वहाँ पर भी हम लोग मेटल को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, लोड वो बहुत ज़्यादा ले सकता है, इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट जो होता है, जो मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है ना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर, याद रखना, सॉलिड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट वन, दैट इज, आप सबको पता है, मर्क्यूरी। दैट इज मर्क्यूरी Hg, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, रूम कंडीशन में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि हम थर्मोमीटर वगैरह, जो मैनुअल थर्मोमीटर्स होते हैं ना, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, लेकिन जो मैनुअल थर्मोमीटर्स हो गया था उसमें हम लोग मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं। तो इतना ही है मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, इतना ही है। शायद 11 के आसपास हमने डिस्कस कर लिया। लॉस्चर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाइट, डेंसिटी, हार्डनेस, देन फिर कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट हाई, देन सोरोनिसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्टेट तो हमने बता दिया, सॉलिड। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, मर्क्यूरी। प्रॉपर्टी आप सब याद रह जाएगा आपको, बस थोड़ा सा एक्सेप्शन को ध्यान करना, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन थोड़ा सा मैंने बताया, उसको थोड़ा देखना, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो मैंने ऑलरेडी हेडिंग दे दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। पहला पॉइंट होता है लस्टर। इट डज नॉट शो एनी लस्टर, इनका कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता, लस्टर ये लोग शो नहीं करते। मोस्टली जो मेटल्स में होता है ना, ये उसका अपोजिट होता है। तो मेटल को समझ लिया है, मैं आपको थोड़ी ना अभी फिर से लस्टर समझाऊंगा, लस्टर इज अ शाइनिंग सरफेस, नो, अभी वो सब नहीं। तो नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब दे ब्रेक, हाँ। इवन नॉन मैनेबल भी होता है, दे आर नॉन मैलेबल भी होते हैं। मैंने सब समझाया आपको, और कुछ नहीं समझाऊंगा, ये सब मैंने बता दिया है। फिर फोर्थ में होगा सॉफ्ट एंड ब्रिटल। दीज आर वेरी सॉफ्ट, क्यों? क्योंकि लूजली पैकिंग होते हैं, क्लोजली पैकिंग नहीं, ये लोग लूजली पैकिंग होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो हमारा एक्सेप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। वन एक्सेप्शन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज डायमंड। डायमंड, और आपको सबको पता है दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड। इवन आप हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड, अभी तक जितना मिला है ना, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। आप कोई मेटल को भी कट करना चाहते हो, उसको काटना चाहते हो ना, उसके लिए भी डायमंड को यूज़ करते हैं। और जो ब्लेड वगैरह हम लोग, जो बड़े बड़े अच्छी मशीन्स वगैरह होते हैं जो अगर कटिंग के लिए, उसमें उनके ब्लेड्स में हम लोग डायमंड को यूज़ करते हैं।
मतलब सबसे हार्ड होता है, लेकिन ये एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल क्या होता है, ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, ठीक है। दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये जो डायमंड होता है दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और नेक्स्ट टॉपिक जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम लोग देखेंगे इसको, डायमंड को, जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन उसको स्टडी करेंगे, डायमंड को वहाँ पर देखेंगे, और एक जस्ट आएगा ग्राफाइट, उसको भी वहाँ पर देखेंगे, अच्छे से वहाँ पर देखेंगे। अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, दिमाग खराब होगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, चलो। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखते हैं, चलो। नॉन सोरोनस होते हैं ये वाले, मतलब कि कोई साउंड वगैरह नहीं होता, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, उनमें क्या ही साउंड देंगे, कॉमन सेंस होता है ये। नॉन सोरोनस, लो डेंसिटी, देन लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, सब लो होता है, ऑपोजिट होता है मोस्टली, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन लो मेल्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट तो मोस्टली होता है, लेकिन एक्सेप्शन कुछ होते हैं, और मतलब पागल कर देंगे एक्सेप्शन। उसमें से एक होता है बोरॉन, फिर एक होता है डायमंड, फिर एक होता है ग्राफाइट। ये तीनों का मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कलेक्ट किया था। बोरॉन का होगा 2076, तो 2076, 2076। फिर डायमंड को आप देखो, उसका था 4700। फिर ग्राफाइट का था 3600। ये जो डायमंड का जो 4700 आपको पता है ना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है। वो ऐसा नॉर्मल प्रेशर में नहीं होगा, आप इसको बस टेम्परेचर दे दोगे वो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तभी जाके होगा। और ऐसा क्यों होता है, वो जब हम कार्बन का जो एलोट्रोप पढ़ेंगे, जब इन दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे ना, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, तब आप समझ जाओगे कि अच्छा इसलिए होता है इससे। तो ये होता है उसका एक्सेप्शन। फिर और एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ मतलब और एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है जो आपको सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत है भी नहीं, बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ टीचिंग बता रहा हूँ आपको। ग्राफाइट, आपको सब मालूम है, ग्राफाइट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तब मैं डिस्कस करूँगा कार्बन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, तो अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। ग्राफाइट एक ही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्राफाइट क्यों करता है? क्योंकि ग्राफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वही तो रीजन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सिर्फ वही रीजन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्राफाइट के पास है तो वो कर रहा है, क्यों? लेकिन उसका एक एलोट्रोप डायमंड वो नहीं करता, लेकिन ग्राफाइट करता है। क्यों करता है? जब हम कार्बन का जो एलोट्रोप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वहां पर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे, आप जान जाओगे ग्राफाइट में किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, डायमंड में किस तरह से नहीं होता है। वो मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से, डोंट वरी, अभी थोड़ा ज़्यादा उसमें नहीं घुसते हैं। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल्स का, वो होगा उनका फिजिकल स्टेट। ये थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेनली दो ही तरह से रहते हैं, या तो सॉलिड में रहेंगे, या तो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, या फिर गैसियस स्टेट में रहेंगे। सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, सल्फर, पोटेशियम, आयोडीन, इनको सब ले सकते हो। गैसियस में आप हाइड्रोजन को ले सकते हो, नाइट्रोजन को ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, इन सबको ले सकते हो। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ये सब कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि only one liquid nonmetal is found, and that is bromine। आपको बस इतना यही वाला याद रखना है, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको ब्रोमीन याद रखना है। आपको सवाल आ सकता है कि नेम अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। मेटल में कौन था? मर्क्यूरी। नॉन मेटल में कौन हुआ? ब्रोमीन। ठीक है, इतना ही जानना है। और मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता था वो मोस्टली सॉलिड होते थे, लेकिन या तो वो सॉलिड होंगे
या फिर गैसेस होंगे, सिर्फ एक लिक्विड होगा ब्रोमीन, उसमें भी एक लिक्विड था, दैट वाज मर्क्यूरी, बस खत्म। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अब थोड़ा सा देखेंगे आगे। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया हमने, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने देखा, हम ये भी देखते गए कि बहुत सारे एक्सेप्शंस वहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शंस वहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा कोई आप सपोज आपको कोई आपको सपोज ग्राफाइट आप जानते ही नहीं हो कि वो ग्राफाइट है, आपको दे दिया और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट उसका कर लिया, आपको पता है कि ठीक है नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो ग्राफाइट है, आपको उसने दे दिया कि ये लो ग्राफाइट, आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट कर लिया, आपने दिखाया रही है तो कंडक्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप मेटल के कैटेगरी में डाल दोगे। उसी तरह से कोई आपको सॉफ्टनेस के बेसिस पे आपको दे देगा, आपको सोडियम मेटल दिया होगा, आप जानते नहीं हो कि ये सोडियम मेटल है, आप उसको देखोगे यार ये तो बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप क्या करोगे, इसको सोच लोगे कि यार ये तो नॉन मेटल होगा, क्योंकि मेटल्स तो मोस्टली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। तो क्या होगा, या फिर आपको कोई सपोज मेल्टिंग पॉइंट का टेस्ट आप कर लोगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो भी आपको गड़बड़ कर देगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में को बेस करके हम कोई ऐसे कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलता जिसके मतलब जिसके चलते हम उसको या तो मेटल या नॉन मेटल किस में कैटेगराइज करके करेंगे, वो हमें कोई ठोस सबूत हमें नहीं देता, लेकिन हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। केमिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कोई नई बात मैं नहीं बताऊंगा। एसिड बेस में मैंने आपको बताया था, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जब उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे तो वो क्या फॉर्म करते थे, पढ़ाया है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दे वर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो मैंने बताया था कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो एसिड किसके साथ न्यूट्रलाइज होगा, डेफिनेटली एक बेस के साथ होगा। तो मेटल ऑक्साइड का हमने बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उसी तरह से मैंने और भी एक बात डिस्कस किया था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जब उनको हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं वो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो बेस किसके साथ न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा, एसिड के साथ। ये मैंने बताया था आपको, अच्छे से डिस्कस किया है, नहीं देखे हो तो देख लो। मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से बेसिक नेचर का होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था, नॉन मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से एसिडिक नेचर के होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। तो अब अगर सपोज तुमको कोई एलिमेंट दे दिया तो तुम किस तरह से टेस्ट करोगे कि वो या तो बेस है या तो एसिड है, किस तरह से टेस्ट करोगे। आपको ऑक्सीडाइज करना आता है, क्योंकि आप जानते हो किसी को जला दो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि ऑक्सीजन जलाओगे मतलब ऑक्सीजन। एग्जाम्पल भी हमने किया था कि सपोज हमने मैग्नीशियम जो रिबन लिया था उसको जब जलाया था वो क्या हुआ था, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो ये एक मेटलिक ऑक्साइड था। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा हम पानी में डाल दो, पानी में डाल दो तो क्या बनाएगा, ये MgOH का होल्टाइज। हमें ये पता नहीं क्या बना रहा है, लेकिन कुछ तो बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बना रहा है। जो भी सॉल्यूशन था आपको आइडिया नहीं, आप क्या करो उसका लिटमस टेस्ट कर दो, ठीक है, उसका आप लिटमस टेस्ट करो। जब इसमें आप लिटमस को डालोगे तो लिटमस किस कलर में कन्वर्ट हो रहा था, लिटमस आप देखोगे दैट विल कन्वर्ट टू ब्लू कलर, दैट विल बी कन्वर्टेड टू ब्लू कलर। तो अगर ब्लू कलर में लिटमस कन्वर्ट होगा तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचर। मैंने लिटमस का आपको पूरा डिटेल में बताया था, उसका स्ट्रक्चर, किस तरह से वो एसिड में रिएक्ट करता है, किस तरह से वो बेस में रिएक्ट करता है, क्यों कलर चेंज करता है। बहुत अच्छे से एसिड बेस का जो पहला लेक्चर होगा वहां पर मैंने डिस्कस किया था, वो देखो बहुत अच्छा लेक्चर था वो। तो जो ब्लू कलर होगा तो यहां से प्रूव हो गया कि वो बेस, दैट विल बी अ बेस। तो अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा तो आपने जो ये जो अननोन वाला लिया था जो एलिमेंट, वो आप कैटेगराइज करोगे कि वो मेटल में होगा, क्योंकि उसका ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का निकला, तो वो जो एलिमेंट होगा वो मेटल होगा, दैट एलिमेंट विल बी मेटल। उसी तरह से आप अगर सपोज कोई नॉन मेटल ले लो, एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप सल्फर ले लो, उसको डाल दो बेटा ऑक्सीजन में, उसको मतलब ऑक्सीडाइज कर दो, दैट विल फॉर्म SO2। आप अननोन लिए थे सल्फर, आपको पता नहीं, मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ।
फिर आप उसमें उसको पानी में डालो, आपको मिल जाएगा H3SO3 विच विल बी आर सल्फरस एसिड। इसका नाम होता है सल्फरस एसिड। अगर H2SO4 होता तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये होता है सल्फरस एसिड, ये भी एक एसिड होता है। आपको पता नहीं ये कौन सा है, आपको पता नहीं ये कौन सा है, आप क्या करो, लिटमस टेस्ट कर दो। जब आप लिटमस टेस्ट इसमें करोगे तो आप देखोगे लिटमस का जो कलर होगा वो क्या कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू रेड कलर। क्योंकि आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, जब लिटमस था हमारा वो न्यूट्रल में उसका कलर था पर्पल। जब एसिड में उसको डाल रहे थे दैट वाज गेटिंग कन्वर्टेड टू रेड, और जब बेस में उसको डाल रहे थे कलर हो रहा था ब्लू। ये था लिटमस का जो कॉन्सेप्ट। क्यों हो रहा था, मैंने आपको पहले लेक्चर एसिड बेस में मैंने बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एसिड में क्या रिएक्शन शो कर रहा है, बेस में क्या रिएक्शन शो कर रहा है, क्यों कलर चेंज कर रहा है, उसका पूरा लॉजिक मैंने वहाँ पे बताया है। तो लिटमस का कलर चेंज हुआ रेड में, तो जब आप रेड में कन्वर्ट हुआ तो आप देखोगे कि दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो आपको पता है एसिडिक कौन सा मतलब कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, वो होता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो जो आपने जो अननोन वाला लिया था उसका नेचर क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द, बस कुछ ही ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया जो कि कार्बन का ऑक्साइड हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर का ले लो तो वो हाइड्रोजन का मतलब ऑक्साइड हो गया। फिर आप ले लो नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी एक तरह से नाइट्रोजन का ऑक्साइड, वो भी न्यूट्रल होता है, NO। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों को आप इस तरह से आप जान सकते हो कि कौन सा वाला मेटल होगा, कौन सा वाला नॉन मेटल होगा। उसका ऑक्साइड का अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे, उसका लिटमस टेस्ट करोगे, वहाँ से आप जान जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको बताया था, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था ये वाला एसिड बेस में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उसी से हम लिटमस टेस्ट करके, इसी लॉजिक को यूज़ करके भी हम जान सकते हैं। और एक छोटा सा चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने मेटल में देना थोड़ा भूल गया था। देखो कुछ मेटल्स होते हैं लाइक फॉर टाइटेनियम, क्रोमियम, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं ना, और जुर्केनियम, मैंगनीज भी, ये जो मेटल्स होते हैं, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, मोस्टली हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारे कंट्री वगैरह में जो कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होता है, उसके लिए जो वेपन सिस्टम्स होते हैं या फिर जो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं लाइक फॉर सोल, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, हमारा स्पेस प्रोग्राम्स हो गया, या एटॉमिक एनर्जी वगैरह, जो ये सब जो मतलब हमारे मिलिट्री एक्टिविटीज़ में जो यूज़ होता है ना, या फिर कोई स्पेस प्रोग्राम में जो यूज़ होता है, यही मेटल्स को हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। तो इन मेटल्स का हम लोग नाम देते हैं, इन मेटल्स को, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मेटल्स। स्ट्रैटेजिक मेटल्स, बस कुछ नहीं, बस जानने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसी टर्म से डिराइव हुआ है। स्ट्रैटेजिकली इसको यूज़ करते हैं, और जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम होता है या स्पेस सिस्टम होता है, जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, इसलिए उसको स्ट्रैटेजिक मेटल्स भी बोलते हैं। तो देखो आज का जो लेक्चर था वो एक तरह से इन्फॉर्मेटिव ही था, और थोड़ा सा स्टोरी वगैरह था, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, बस थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन की पार्ट है। जो एक्सेप्शंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ से इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होंगे, तो आप इसको थोड़ा देख लो, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो, या फिर हमारा जो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से भी बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।